हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडोलॉजी, यानी जो हम क्लास नंबर 16 लेके आए हैं आपके लिए, जहां पे हम हिंदी पेडोलॉजी को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से, यानी जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो सभी लोग हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं कितना अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है क्लियर नहीं हो सकते हैं ना। तो सभी को राम राम, वही गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे सभी लोग? बहुत बढ़िया होंगे। होपफुली आप सभी लोग मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारे क्वेश्चन, यानी जब तक आज से पहले जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही लेके आए हैं। ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के दौर से। क्लियर इतनी बात? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो लिखा हुआ है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। यानी ये सारे के सारे पेडोलॉजिकल क्वेश्चन है, जहां पे आपको कभी कभी क्या होगा, चारों ऑप्शन जो है बेटर दिख सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट के साथ में जाना है। क्लियर इतनी बात? क्या लिखा हुआ है? श्याम एक लड़का है, वो कह रहा है कि अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। यानी श्याम एक लड़का जो है, जो अपनी मातृभाषा यानी घर की भाषा जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। आगे लिखा हुआ है, और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख ली। यानी श्याम मातृभाषा को तो जानता है, लेकिन वह एक फ्रेंच भाषा भी उसने सीख रखी है। आगे लिखा हुआ है, अब वह फ्रेंच भाषा भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, आप इसको बताइएगा। कि एक लड़का जो है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको अपनी मातृभाषा बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उसने किसी दूसरी लैंग्वेज को भी सीख रखा है और उस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेता है, तो बताइए वहां पे कौन सा उपागम होगा। कह रहे हैं कौशल का अंतरण होगा, या पठन का अंतरण होगा, या अधिगम का अंतरण होगा, या पठन युक्ति होगी। देखो दोनों में यहाँ पे पढ़ने से रिलेटेड अगर इसकी बात करी जाए, पठन अंतरण की बात करी जाए, तो यहाँ क्वेश्चन में केवल पढ़ने पे बात नहीं हो रही है। अधिगम अंतरण तो ये बहुत आगे निकल जाएगा कि अधिगम का मतलब होता है कि आप रूल रेगुलेशन के थ्रू किसी चीज को सीखते हो, है ना। तो वो अधिगम होता है, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। केवल पढ़ने की बात तो मैंने पहले बता दी, इसकी बात हो नहीं रही। यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि एक स्किल, यानी स्किल पे बात हो रही है। यानी एक स्किल को उसने सीख लिया हुआ है, देन वो किसी दूसरी स्किल को सीख रहा है ना। मतलब एक भाषा को उसने सीख रखा है और बाद में वो उसी के जरिए वो दूसरी भाषा को भी सीखता है। जैसे उसने अपनी मातृभाषा को सीख लिया, अब वो देन किसी दूसरी भाषा को सीखता है। तो हम जाएंगे कौशल का अंतरण, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे। यही फर्स्ट ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर, और हम इसी के साथ जाएंगे। क्योंकि ओबियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि होता क्या है कि एक टाइम के बाद में आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि जब आप घर से पढ़ के जाते हो, रिवाइज करके जाते हो, तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा होता है ना। तो देखो अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि एज अ टीचिंग या प्रिपरेशन कर रहे हो और आप टीचिंग ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, तो इतनी तो समझ आपके अंदर होगी, कॉमन सेंस लगा सकते हैं और आप इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। यहाँ पे स्किल पे बात हो रही थी तो स्किल पे हम जाएंगे, ना तो पढ़ने पे कोई बात हो रही थी। क्लियर इतनी बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेकंड के साथ में और समझते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। चलिए पढ़िए सेकंड क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, भाषा में सहजता। बस सहजता का मतलब है कि क्या नाम, स्वाभाविक तरीके से है, सहज तरीके से या स्वाभाविक तरीके से, जिसके लिए आपको किसी भी नियम कानून की आवश्यकता नहीं पड़ी है, उसके जरिए बोला गया है यहाँ पे सहजता। सहजता का मतलब है अपने स्वभाव से या अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करके जो चीजें सीखी हैं, उसका मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति को, वाचन है, केवल वाचन के साथ में जाएंगे। भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, भाषा बोलने से पहले मनुष्य का सोच विचार करना। देखो हमारे पास एक बेटर दिख रहा है कि भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, यानी हम देखो यहाँ पे स्वाभाविक आ गया। और मैंने पहले आपको बता दिया कि सहजता का मतलब है स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक। यानी भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। देखो एक बात और बता दें, क्षमता की बात आ गई तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है चॉम्स्की। क्या नाम है? चॉम्स्की। चॉम्स्की ने बोला है
कि भाषा अधिग्रहण, बच्चा जो शुरुआत में जब पैदा होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। मतलब ये जन्मजात क्षमता के में बच्चा पैदा होता है और बिना पढ़े लिखे अगर आप किसी भी समाज में उसको डालोगे तो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा है। और आपको पता है, देखो भाषा पे बात आ गई तो एक बात और सुन लीजिएगा, भाषा कौशल के बारे में अगर बात करें तो भाषा कौशल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, भाषा कौशल को मैं बहुत अच्छे तरीके से सीडीपी में बता चुका हूं और मैं हिंदी में भी बता रहा हूं। ये 4 होते हैं जिनको बोलते हैं सुबोपाली। क्या बोलते हैं? सुबोपाली। सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होते हैं ये मनोवैज्ञानिक क्रम होता है भाषा का। ठीक है, भाषा कौशल होते हैं। तो हम जाएंगे थर्ड के साथ में, यही हमारा एकदम बेटर ऑप्शन है क्योंकि भाषा मनुष्यों की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। यानी अगर वो, देखो पहली बात तो भाषा जो है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या होती है? वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों को कैसे पेश कर पाएंगे? ना तो हम आपकी बात को समझ पाएंगे और ना ही आप हमारी बातों को समझ पाओगे। तो भाषा का देखा जाए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। क्लियर इतनी बात? तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे थर्ड के साथ में। देखो सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आप यूपी टेट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, जिनमें सीडीपी और हिंदी आती है, मैं बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है। और अभी तक हमने बहुत सारे 200 वीडियोस दे दिए हुए जिनमें हमने हिंदी पेडोलॉजी और सीडीपी को फिनिश किया है बहुत डिटेल में। अगर आपने इतने वीडियो देख लिए हुए हैं और साथ साथ में हमने साइंस पेडोलॉजी को भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है और मैथ्स पेडोलॉजी को भी दिया हुआ है। मतलब अगर इतने वीडियोस में थोड़े से भी आपने वीडियो देखे हुए हैं तो सीटेट तो आसानी से और हवा में क्लियर हो जाएगा आपका इस बार, है ना। क्योंकि मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी 2024 में भी पास आउट किया है। 24 अभी जो 15 और 14 दिसंबर को नहीं पेपर जो हुआ था सीटेट का, उसी में जस्ट हमने पूरे क्वेश्चंस वही सारे अपलोड किए हैं जो बार बार प्रीवियस में रिपीट हुए हैं, है ना। वही बात है, अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, है ना। आपको सही पता भी तो होना चाहिए कि किस राह पे हम चल रहे हैं, हमको कंटेंट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीजें क्लियर होती है हमारे लिए। चलिए क्या लिखा हुआ है, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए विद्यार्थियों को, यानी एक क्लास 6 की एक टीचर है, क्लास 6 की एक अध्यापिका है, कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती है। यानी मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से अध्यापिका क्या कर रही है, 5-5 के ग्रुप बना रही है, 5 ग्रुप उसने बना लिए और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए देती है। मतलब अध्यापिका ने क्या किया है, 5-5 के ग्रुप बना लिए बच्चों के और फिर 3 महीने तक लगातार कंटिन्यूस काम करा रही है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना, बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने बोला है कि एक अध्यापिका जो है उसने क्या किया है, 25 बच्चों को चुना है जिसमें से 5-5 के ग्रुप बना लिए हैं और उसके बाद में अध्यापिका ने क्या किया, 3 महीने के लिए कार्य दिया हुआ है कि उसके लिए बोला हुआ है अध्यापिका ने कि बहुत से लोगों के विचार क्या होते हैं, आंकड़ों का संग्रह करना, डिफरेंट टाइप के आंकड़े संग्रह करना और एक रिपोर्ट लिखकर तैयार करना और क्लास में पेश करना। ये क्या हो सकता है? क्या ये प्रदत्त कार्य है, परियोजना कार्य है, सत्र कार्य है या पोर्टफोलियो कार्य? देखो सत्र कार्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे 3 महीने का कार्य दिया जा रहा है, पूरे साल का नहीं दिया जा रहा। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जब आप साल भर फाइलें बनाते हैं, फाइलें वगैरह, मॉडल वगैरह, और उनको एक साथ इकट्ठा करके पेश करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो होता है। इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। प्रदत्त कार्य का मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं। परियोजना कार्य, ये क्या है? एक परियोजना कार्य है, यानी क्या, प्रयोजनवाद पे, ये क्या है? प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद यानी ये प्रोजेक्ट है। क्या है ये? अध्यापिका ने क्या दिया है, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। यानी हम जाएंगे थर्ड बी ऑप्शन के साथ में, बी आंसर इज द राइट, क्योंकि यही ऑप्शन हमसे सही है, क्योंकि हमसे अध्यापिका ने इसी के बारे में पूछा हुआ है कि ये गतिविधि कौन सी है। तो ये गतिविधि क्या है? प्रयोजनवाद वाली, यानी क्या नाम, परियोजना कार्य से रिलेटेड है कि अध्यापिका ने क्या किया है, डिफरेंट टाइप के टॉपिक दिए हुए हैं और 3 महीने तक के बाद में उनको एक रिपोर्ट के रूप में दर्ज करना है। क्लियर इतनी बात? तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे फोर्थ के साथ में, समझते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है और हिंदी पेडोलॉजी बहुत वीडियो मैंने दे दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे साइंस पेडोलॉजी पे जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी पेडोलॉजी को बहुत डिस्कस कर लिया है। सारे गद्यांश और पद्यांश क्लास नंबर 11 से लेकर क्लास नंबर 15 तक हमने क्या किया हुआ है, सभी गद्यांश और पद्यांश को बताया है कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, मतलब किस तरीके से आपको पैसेज वहां पे करना है, क्योंकि ये हमारा स्कोर बढ़ा देते हैं। 8-8 नंबर का एक पैसेज आता है सीटेट में, है ना। और अगर आपको पैटर्न नहीं पता तो पहले सीटेट का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। इस मतलब स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या तरीका है पढ़ने का, तो वो वीडियो आप देख के तैयारी करिए अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं और पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बात बोली गई। लिखा हुआ है, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं। यानी यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है।
अवसर किस प्रकार ग्रहण हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना। यहाँ पे ड्रिल की कोई बात नहीं हो रही। शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक बात है। शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करना तो बिल्कुल गलत बात है। पुनरुत्पादन की यहाँ पे बात हो नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही है कि विद्यार्थी जो है संदर्भ में भाषा यानी कॉन्सेप्ट में भाषा का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे इसी की बात हो रही है। शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी यही हमारे पास बेटर ऑप्शन है। जब बच्चे देखो बच्चा यहीं पे एक्टिव दिख रहा है और जहां पे बच्चा एक्टिव दिखे आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पे किसी व्याकरणिक बिंदु की बात हो नहीं रही है और ना ही पुनरुत्पादन की और ना ही कंठस्थ करें, रटने पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है आपको। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, हम बी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे को आप अवसर प्रदान करिए ना भाई। बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी है उनको वो जब रखेगा आपके सामने तभी तो आप जान पाओगे। बच्चे को कम से कम अवसर तो प्रदान करिए कि वो बात अपनी समझ सके, कह सके अपनी बात को, तभी उसका नॉलेज बेटर होगा, है ना। चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली गई है। पढ़िए जरा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो लिखा हुआ है आश्विन। आश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है। यानी आश्विन एक लड़का है जिसने क्या किया है, वो कोई दूसरा जो भी बोलता है उन शब्दों की पहचान कर लेता है, उनसे मतलब जो भी कोई बात करता है उनकी बात को पकड़ लेता है, ऐसा कुछ समझ लीजिएगा। परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। क्या लिखा हुआ है? आश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? यानी यहाँ पे क्या बात बोली गई है, जब भी क्या होता है किसी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है शब्दों का चयन कर लेता है, शब्दों की पहचान कर लेता है, तो वहां पे कौन से प्रक्रिया उपागम होता है? क्या ये सक्रिय शब्द संपदा है, कठिन शब्द है, सक्रिय या निष्क्रिय शब्द संपदा है, या कम प्रयुक्त होने वाले शब्द? देखो जब भी कोई ऐसी बात आए कि शब्दों के पहचान करने पे जो भी बात आती है तो वो निष्क्रिय शब्द संपदा होती है। क्या होती है? निष्क्रिय शब्द संपदा। यानी जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जहां पे शब्दों के पहचान के बारे में बात की जाएगी तो निष्क्रिय शब्द संपदा होती है। कौन सी होती है? निष्क्रिय शब्द संपदा होती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहते हैं? यानी यहाँ पे क्या बात बोली गई है? व्याकरणिक अवधारणाओं की बात बोली गई, ग्रामेटिकल टूल्स की बात की गई है कि जैसे जा रहा था, जा रही थी, इन शब्दों से रिलेटेड उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है। तो इस युक्ति को क्या कहेंगे? क्या ये संज्ञानात्मक युक्ति है, परासंज्ञानात्मक युक्ति है? संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक दोनों ही है। अनुमान लगाने की युक्तियां हैं, तो देखो अनुमान लगाने की कोई बात नहीं हो रही और संज्ञानात्मक और परासंज्ञानात्मक इनकी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे संज्ञानात्मक युक्ति के साथ हम जाएंगे कि ये प्रक्रिया कैसी है, संज्ञानात्मक उपागम युक्ति है। पर आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं, जब आप वहां पे जाओगे तो इजीली आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि जब भी आप प्रीवियस करते हो और सीटेट में 100 में 90% जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। हो सके तो नोट्स जरूर बनाते रहिएगा मेरे यार, और नहीं नोट्स तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो मारते रहना, क्योंकि स्क्रीनशॉट यार कहां तक मारोगे हैं। वही पढ़ो तो सही से पढ़ो, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो रही है, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ता है 20 लाख लोगों ने अभी फॉर्म डाला था इससे पहले सीटेट जब निकला था, है ना। ऐसे में क्या है कि आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है और हो सके तो सही से पढ़ो एक बार, क्योंकि सीटेट ऐसा टफ एग्जाम नहीं होता है और ना तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। तो इसी तरीके से आप पास कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली गई है कि यह दृष्टिकोण कि भाषा हमारे विचारों को आकार देती, पहली बात सिंपल फंडा है कि भाषा हमारे विचारों को आकार देती है, ठीक बात है। उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है, से संबंधित है। किस बात से ये संबंधित है, कौन सी यानी किस साइंटिस्ट ने और किस परिकल्पना में ये बताया गया है कि भाषा जो होती है वो हमारे विचारों को आकार देती है।
भाई देखो, अगर भाषा कौंसलों की बात करी जाए, मैंने बोला सुओपाली जो भाषा कौंसल होते हैं वो चारों के चारों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ऐसा तो नहीं ना कि आप सुनते अलग हो, बोलते अलग हो, यानी सुन करके अपनी बातों को रियलाइज करके इन चीजों को मतलब आपस में सब इंटरकनेक्टेड है, आपस में सब संबंधित है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप सोचते अलग हो, बोलते अलग हो, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है वैसे आप सामने वाले से बातें करते हो, है ना। तो ये कौन सा उपागम है और कौन सी परिकल्पना है? क्या ये भाषिक सापेक्षता है, भाषा का सामाजिकरण है, स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत है, या स्पीयर वोल्फ की परिकल्पना है? देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाषा हमारे विचारों को आकार देती है, तो ये बात है वोल्फ की परिकल्पना, यानी वोल्फ की परिकल्पना से रिलेटेड है, और ये सपीर ने बताया हुआ है इसके बारे में। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में। भाषा के सामाजिकरण की बात होती है कि सामाजिकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन, यानी हम अपने समाज के थ्रू जो भी चीजें सीखते हैं वो होता है सामाजिकरण, यानी हम अपने से बड़ों लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके माध्यम से चीजों को जब सीखते हैं तो वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर नहीं बात? तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए बताइए, यहाँ पे साइंटिस्ट की बात आ गई, 4-5 साइंटिस्ट है जिनके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका का यह विश्वास है, यानी एक टीचर जो है उसका एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मानव भाषा भी उसी तरीके से सीखता है जैसे अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं भी सीखता है। यानी यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि मानव जो होता है वो भाषा किस तरीके से सीखता है, जिस तरीके से उसने अनुभव के माध्यम से एक दूसरे कौशल को सीखा हुआ है। मान लीजिए पहले बोलना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे, तो ये भाषा कौशल जिस तरीके से सीखते हो उसी तरीके से इन्होंने बोला है कि मानव भाषा भी उसी तरीके से सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल भी सीखता है ना। भाई भाषा भी तुम उसी तरीके से सीखते हो जैसे कौशल सीखते हो भाषा के। तो ये किस बात से रिलेटेड है, किसने कहा है इसके बारे में? क्या ये प्याजे ने कहा है, क्या ये चॉम्स्की ने कहा है, क्या ये स्किनर ने कहा है, क्या ये वैगोत्स्की ने कहा है? अब हम चारों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। देखो, अगर प्याजे की बात करी जाए तो प्याजे ने इन्होंने क्या किया है, आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। प्याजे की बात करी जाए तो इन्होंने आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है। बच्चा कैसा होता है? नन्हा साइंटिस्ट होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, ये प्याजे ने कहा है। और प्याजे ने कहा है कि विचार पहले आता है, प्याजे ने कहा है विचार पहले आता है भाषा बाद में, ऐसा कुछ बोला हुआ है इन्होंने। मतलब विचार पहले आता है भाषा बाद में, ऐसा इन्होंने बोला। चॉम्स्की की बात करी जाए तो इन्होंने बोला हुआ है LAD के बारे में कि बच्चे के अंदर ये जन्मजात क्षमता होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से। ये जन्मजात क्षमता के साथ में, जन्मजात क्षमता के साथ में बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है इस क्षमता के साथ में, ये चॉम्स्की ने बोला है। स्किनर ने बात करी है अनुकरण की, यानी आप अनुभव के माध्यम से और अनुकरण के माध्यम से चीजें सीखते हैं, यानी अनुभव और अनुकरण के माध्यम से चीजें सीखते हैं। क्लियर इतनी बात? तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे आगे वाइगोत्स्की। देखो, वाइगोत्स्की ने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इनके सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, कल्चरल टूल का, इन्होंने एनवायरमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में किस में बताया हुआ है। हमने बात करी स्किनर ने, यानी स्किनर पे हम जाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है हम अनुकरण के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से चीजें सीखते हैं, यानी जिस तरीके से हम भाषा सीखते हैं और भाषा भी उसी तरीके से सीखते हैं जैसे हम भाषा कौशलों को सीखते हैं। तो ये सब चीजें स्किनर पे हम जाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि हम अनुकरण के माध्यम से चीजें सीखते हैं। क्लियर इतनी बात? चलते हैं फिर अभी आगे, समझते हैं कि आगे क्या बात बोली जा रही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता क्या है? अब यहाँ पे पूर्व भाषिक विशेषता की बात बोली गई। अब समझ के जरा कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता क्या है? अब आप बताओ। पूर्व, बच्चे की भाषिक अवस्था की बात नहीं हो रही, पूर्व भाषिक यानी उससे पहले की अवस्था की बात हो रही है। देखो जरा, अब यहाँ पे एक बात करें कि एक शब्द जो होता है या दो शब्द बोलना तार सप्तक, या तार सप्तक कब होता है, कब बोलता है? देखो सिंपल फंडा है, जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में रोना सीखता है, फिर कूकना सीखता है, फिर बल बनाना सीखता है। तो ये सारी एक्टिविटी 3 से 6 महीने के बीच में आ जाती है। मतलब बोलना जन्म से ही, पहली बात रोना कूकना तो जन्म से ही आ जाता है। कब आ जाता है? जन्म से ही आ जाता है। तो ये पूर्व भाषिक अवस्थाएं, ठीक बात है। लेकिन एक शब्द या दो शब्द कब बनाता है? एक शब्द 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चा बनाने लगता है, यानी 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चा जो है 1 से 2 शब्द बोलने लगता है। तार शैली का मतलब है बच्चा प्रॉपर 2 शब्दों का यूज करके सेंटेंस बनाने लगता है। तो ये लगभग 2 वर्ष के बीच में आने लगता है, यानी 1.5 या 2 वर्ष के बीच में ये आने लगता है, यानी 2 शब्दों का यूज करके प्रॉपर एक सेंटेंस बनाने लगता है बच्चा 2 या 1.5 या 2 वर्ष के बीच में। लेकिन एक शब्द जब बोलता है लगभग 1 या 1.5 साल में।
क्लियर नहीं बात। और 1.5 साल या 2 साल के बीच में बच्चा 2 शब्दों का यूज करके शब्द बनाने लगता है। और रोना वगैरह ये तो शुरुआत से ही आने लगता है। कूकना और बलबलाना ये 6 महीने की उम्र में आने लगता है, यानी एक वर्ड यूज करने लगता है। बलबलाना बच्चा, कूकना तो ये 2 या 3 महीने के अंदर ही आ जाता है। रोना होना तो आता ही रहता है, शुरुआत बच्चा पैदा होता भी आ जाता है। तो पूर्व भाषिक अवस्थाएं कौन सी, हम जाएंगे इसी के साथ में, क्योंकि ये सारी की सारी तो भाषिक अवस्थाएं हैं, लेकिन इससे पहले की अवस्था है भाई, जब बच्चा पैदा होगा उसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, क्योंकि यही पूर्वभाषिक अवस्था है। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ जरूर आ रहे होंगे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बात बोली जा रही है। देखो लिखो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोल रहे हैं। लिखा हुआ है सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है। भाषा क्या होती है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। भाषा क्या होती है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। लिखा हुआ है सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, ठीक बात है, जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है, ठीक बात है। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, क्या ये वाक्य संरचना है, व्याकरण है, संकेत है, अर्थ है। देखो जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दिख जाए आपको सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था क्या है, नियम पे बात आ जाए तो आप चले जाना ग्रामेटिकल पे, यानी ग्रामर पे जाओगे, व्याकरण पे जाओगे, क्योंकि व्याकरणिक रूल होते हैं जहां पे हम नियम वगैरह सीखते हैं। ऑब्वियसली किसी भी भाषा में हम जब व्याकरण सीखते हैं तो वही तो नियम कानून होते हैं उसके, है। तो ऑब्वियसली आप इसी तरह जाओगे। संकेत की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, ना तो यहाँ पे किसी अर्थ की बात है, ना तो वाक्य संरचना की बात हो रही। हम यहाँ पे जाएंगे ग्रामर के साथ में। क्लियर नहीं बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली जा रही है। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही, देखो मैंने अभी बताया इसके बारे में कि भाषा के बारे में कौन सा सही है, यानी लैंग्वेज की बात की जा रही है। किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा सही है, और हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया। जरा बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, मे बी। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेटर दिख रहा है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। क्या होती है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। देखो अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जब भी एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि वो हमें याद आ जाता है, वो हमारा ह्यूमन नेचर होता है। जो भी चीजें हमने देखी होती है हमें समझ आता है कि हम ये चीजें पढ़ के आए हैं, है ना। हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है। बुनियादी चरण की अवधि पूछी गई। यहाँ पे मैं आपको क्या ही बताऊं, ऑफिशियल आंसर की मैं अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगा सकता, ना तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि पूछी गई। कितनी समय सीमा उसकी है, क्या ये 2 वर्ष है, क्या ये 3 वर्ष है, क्या ये 4 वर्ष है, और क्या ये 5 वर्ष है। बताइए, बुनियादी चरण की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। अगे करेक्ट एकदम ऑफिशियल आंसर की है। अभी इससे पहले एक बार क्या होता, 2 वर्ष भी इसमें बोला गया था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में दोबारा में सही होके आया है, ये 5 वर्ष की अवधि होती है। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 13 को। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए डेंजर होता है या हमारे लिए सहायक होता है, कैसा होता है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान हमें सपोर्ट करेगा या हमें नुकसान करेगा, क्या करेगा। आपको पॉजिटिव पॉइंट के साथ में जाना है, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। जब आप एक से अधिक भाषाओं को जानते हो तो बोझ क्यों बनेगा भाई, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समान रूप करता है, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप कहां से करेगा, देखो एक हमारे पास बेटर दिख रहा है कि नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, यानी जब आपको एक भाषा आती है तो उसके माध्यम से आप दूसरी भाषा बहुत आसानी से सीख जाते हो, है ना। क्योंकि वो हमें मदद करता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी नॉलेज होता है, पुराना नॉलेज, जब आप किसी नए नॉलेज को गेन करते हो तो वो पुराना नॉलेज उसमें मदद करता है। हस्तक्षेप कहाँ करेगा, है ना। तो एकदम सिंपल से बातें हैं कि जब हम पुरानी चीजों को जानते हैं, हमारे पास पहले से नॉलेज होता है, और बाद में जब हम और नॉलेज को गेन करते हैं तो पुराना नॉलेज जो होता है हमें मदद करता है, हमें सपोर्ट करता है चीजों के प्रति, हमें जल्दी समझ आ जाती है चीजें, है ना। तो हम जाएंगे सी के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में समझते हैं पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं, यानी पढ़ने से पहले की बात हो रही है। पढ़ने से पहले के कार्य क्या होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है।
बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्या होगा बेटर होगा कि पढ़ने से पहले के कार्य क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है, जब भी एक टीचर या मैं अपनी बात करूं, जब भी मैं क्लास में जाता हूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, ओवरव्यू बताते हैं कि चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे आज। मतलब जब चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं एज अ टीचर, तो पहले जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों के माइंड में बिठा देते हैं कि आज हम जो है इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, या फिर हम अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर हम अपने लेसन प्लान में भी वो चीजें मिक्स करते हैं, दर्ज करते हैं कि आज जो है हम इस क्लास में ये पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो पढ़ने से पूर्व की बात करी जा रही है कि आप क्या, कौन सा ऑप्शन जो है बेटर होगा, पढ़ने से पूर्व की बात हो रही है। चलिए, शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए यार पहले हम बच्चों को चेक करते हैं कि बच्चे किस हद तक उनको कुछ आता है, यानी कहां तक उनकी समझ हो चुकी है। तो मे बी ये ऑप्शन ठीक दिख रहा है हमें। कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, कठिन शब्दों की ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं हो रही। पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की बात नहीं हो रही यहाँ पे। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, यानी हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले चेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कहां तक समझ आता है या कहां तक उनका आकलन हो चुका है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, क्योंकि फर्स्ट एकदम राइट आंसर है। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आप जरूर बताइएगा। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस में सीटेट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था, सीटेट 2 बार होता था साल में, एक बार जुलाई में होता था, एक बार दिसंबर में होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, सीटेट साल में एक ही बार होगा अब, है ना। वो भी दिसंबर में अब आने वाला है, जस्ट जुलाई वाला कैंसिल कर दिया गया है और दिसंबर वाले के लिए जस्ट नोटिफिकेशन आने ही वाला है। क्लियर थी बात। तो तैयारी आप बढ़िया करते रहिए, एक बार में सीटेट आसानी से निकल जाएगा। ज्यादातर लोग करते क्या है, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तब वो पढ़ने बैठते हैं, कहते हैं अब हम पढ़ेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। देखो, पहली भाषा जब आप सीखते हो तो उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। अर्जन का मतलब होता है स्कूल जाने से पहले की प्रक्रिया, जहां पे आप स्वभाव से कुछ भी सीखते हो, यानी स्वाभाविक प्रक्रिया। अर्जन क्या होता है, अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती। कैसी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती जब आप नेचर से, अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के लोगों से चीजें सीखते हो। देखो, सबसे पहली अवस्था कूकना होती, ठीक बात है, सब में कूकना दिया हुआ है तो ये एकदम राइट बात है कि पहले कूकना आता है, ठीक बात है। फिर क्या आता है, कूकना के बाद में बलबलाना आता है। क्या आता है, बलबलाना आएगा। कौन सा, क्या आएगा, बताओ जरा फटाक से। कूकने के बाद में क्या आएगा, कमेंट करेंगे आप फटाक से। देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में जरा पहले देखो जरा क्या लिखा हुआ है। देखो ये पहली बात तो गलत है, क्योंकि कूकने के बाद में बलबलाना तो आएगा समग्र बोधि तार शैली। दो शब्द वाला बाद में कैसे चला, तार शैली का मतलब होता है दो शब्द बना बना के बोलने लगता है बढ़िया प्रॉपर तरीके से। ये बाद की स्टेज होगी ना, तो तार शैली सबसे बाद में कहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा ये तो देखो कुकना सब में, बलबलाना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, हैं। आगे बलबलाना यहाँ पे भी है, ठीक बात है। आगे समग्र बोधि, समग्र बोधि, समग्र बोधि। देखो तार शैली किसमें, लास्ट में। देखो यहाँ पे तार शैली लास्ट में दिया हुआ है, तो यही राइट है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कूकना सीखता है, फिर बलबलाना सीखता है। समग्र बोधि अवस्था का मतलब है बच्चा एक शब्द का यूज करने लगता है, बच्चा एक शब्द बोलने लगता है। समग्र बोधि का मतलब होता है एक शब्दी अवस्था। फिर उसके बाद दो शब्द बोलना सीखता है, फिर उसके साथ में दो शब्द बना बना के सेंटेंस बनाने लगता है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा पहले कूकेगा फिर एक शब्द बनाने लगेगा, बाद में बलबलाना सीखेगा, ये तो गलत हो गया है। पहले कूकेगा, ठीक बात है, फिर बलबलाएगा, फिर दो शब्द बनाने लगेगा, एक शब्द कहाँ गया, एक शब्द बाद में गया, ये तो गलत हो गया। हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन है कि पहले बच्चा कूकना सीखता है, फिर बलबलाना सीखता है, फिर एक शब्द बनाता है, फिर दो शब्द बनाता है, और फिर दो शब्दों का यूज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाने लगता है। तो हम जाएंगे डी के साथ में, क्योंकि यही हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, सारा सेशन आई होप आपको अच्छा लगा, होपफुली आपने सारा सेशन बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। और कहाँ पे आपको डाउट रह गया वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कि आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर, अगर आप पहली बार है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक अगर आप सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, मतलब यहाँ तक कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हो। और हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। जहां पे भी आपको डाउट लग रहा हो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। क्लियर थी मत। मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।